आपके साथ नवजोत रंधावा। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है क्योंकि 2022 के सेमीफाइनल के लिए सत्ता और विपक्ष गोलबंद हो गए हैं। बीजेपी के सामने 2017 के नतीजों को दोहराने की चुनौती है, वहीं विपक्ष सत्ता में वापसी की तैयारी में है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी नतीजे आए। बीजेपी को 75 में से 67 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 ही सीटें मिली हैं। एटा, संत कबीरनगर, आजमगढ़, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। कोई संदेह नहीं कि विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में फर्क बड़ा होता है। मुद्दे अलग, उम्मीदवारों की मनोदशा अलग, राजनीतिक मायने अलग। लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव की हो तो इसे मतदाताओं के मूड और कार्यकर्ताओं के मनोबल की थाह लेने वाला समझा जाता है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पंचायत चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। जमीन पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मात दी, लेकिन 2 महीनों में गणित और समीकरण बदले। जमीन में भले ही समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली थी, लेकिन पंचायत अध्यक्ष के बंद कमरों वाली अप्रत्यक्ष वोटिंग में बीजेपी ने बाजी मारी। 75 में से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदेश में निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिनमें से 21 बीजेपी के हैं। वहीं 1 जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का निर्विरोध चुना गया। बचे हुए 53 सीटों में बीजेपी के खाते में 46 सीटें गई। यानी यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। 75 सीटों में से 67 पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई है। जो जीत हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं, ये गरीबों की सेवा के लिए हम लोग जीते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी नीतियां, योजना जो है, जिसके कारण हम लोग जीत मिली है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण जीत हुई। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। 75 में से 67 सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिल पाई हैं, तो वहीं 3 सीट अन्य को गई हैं, जिसमें से एकलौता निर्दलीय जो वोट है, निर्दलीय सीट है, वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गई है, जो धनंजय सिंह बाहुबली सांसद की पत्नी को मिली है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिलने वाली इस चुनावी बूस्टर से बीजेपी गदगद है और इसे 2022 के सेमीफाइनल से पहले की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दावा यह कि कोरोना की दूसरी लहर और किसान आंदोलन के बावजूद पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने परचम लहराया। जाहिर है इस जीत को भुनाने की कोशिश तेज हो गई है। बीजेपी की कोशिश होगी कि इस कामयाबी को मनोवैज्ञानिक जीत के तौर पर दिखाया जाए। नतीजों को जनता पर योगी सरकार की मजबूत पकड़ वाला बताया जाएगा। साबित किया जाएगा कि पार्टी के अंदर सब ठीक है, कोई खेमेबाजी नहीं है। दिखाया जाएगा कि जीत दरअसल सरकार और संगठन में समन्वय का नतीजा है और दोनों एक दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे अहम, जीत से कार्यकर्ताओं में जोश वापस लौटने की उम्मीद है। यानी पंचायत चुनाव के नतीजों से बैकफुट पर आई बीजेपी अब पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों से फ्रंट फुट में खेलने को तैयार है। समझा जा सकता है कि नतीजों का साइकोलॉजिकल वॉर और परसेप्शन की लड़ाई में खुलकर इस्तेमाल होगा। इस जीत के साथ ही ये संदेश साफ हो गया है कि अब 2022 में बीजेपी फिर पूरी ताकत से लड़ने जा रही है और विपक्ष के लिए भी एक बड़ा संदेश है, और वो संदेश ये कि अगर अलग अलग लड़े तो यूं ही बिखरते रह जाएंगे। साफ है कि बीजेपी सबको तोड़ देना चाहती है, और अगर आज के चुनाव को अगर कोई मिसाल, कोई बानगी माने तो ये साफ है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तो महज बानगी भर है। अगर लड़ना है तो एक होना ही होगा। 2 महीने पहले तस्वीर कुछ और थी। पंचायत चुनावों के सीधे मतदान में समाजवादी पार्टी समर्थित 747 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित 690 प्रत्याशी ही जीत पाए थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 381, कांग्रेस पार्टी ने 76, राष्ट्रीय लोकदल ने 60 सीटें जीतने का दावा किया था। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में भी बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद हुए पंचायत अध्यक्ष चुनाव में तस्वीर बदल गई है।
अध्यक्ष पद के लिए जनता सीधे वोट नहीं करती, बल्कि जीते हुए उम्मीदवार अपना अध्यक्ष चुनते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने चुनावी नतीजों को फिक्स बताया। आरोप ये कि पंचायत अध्यक्ष का चुनाव उम्मीदवार नहीं, बल्कि जिले के पुलिस कप्तान और डीएम लड़ रहे थे। नतीजों को प्रभावित किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया गया। आप जानते हैं पहले जो निर्विरोध हुए उसमें भी लोगों को बंधक बनाकर डीएम एसपीओ के माध्यम से उनके मूल अधिकार जो चुनाव लड़ने का है, लोकतंत्र में हिस्सा लेने का है, उसका हनन करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत बनाया था। कल हमने चुनाव आयोग को भी बताया था, तमाम बहुमत समाजवादी पार्टी के लोगों का है, लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी है कि लोगों को मतदान का न करने दिया जाए, उनको रोका जाए, उनको एब्डक्ट कर लिया जाए, कुछ लोगों को और दूसरे कारणों से रोक लिया जाए। लोग हाईकोर्ट भी गए थे फिरोजाबाद के मामले में, रात में हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया है, कल चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, लेकिन ये सरकार कानून व्यवस्था को न सुधारती है, न इसमें विश्वास रखती है, न कानून को मानती है। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जिलों के डीएम और एसपी को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि वो सत्ता के साथ जिताने की कोशिश करें। यह आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने सीधे से कहा है कि ये जनता का जनादेश मिला है और 2022 से पहले जो 2022 के नतीजे आने वाले हैं उससे पहले का ये रुख है, जिसको देखकर विरोधी दल घबराए हुए हैं। पंचायत चुनाव के नतीजे पार्टियों के लिए आईना है, जिसमें अपनी शक्ल के साथ 2022 की भी धुंधली ही सही, लेकिन एक तस्वीर जरूर दिखती है। बीजेपी को 2 महीने पहले पंचायत चुनाव के नतीजों से झटका लगा था। वहीं समाजवादी पार्टी बढ़े हुए मनोबल के साथ 2022 की लड़ाई के लिए ताल ठोकने लगी थी। अब पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कब्जा जमाकर बीजेपी कम से कम मनोवैज्ञानिक युद्ध में फिर एक कदम आगे निकलती जरूर दिख रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, आज तक। और ऐसे में बात यूपी के छोटे दलों की भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि उनकी भूमिका भी अहम है। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले नए नए सियासी समीकरण भी बन रहे हैं। नेताओं की मुलाकात हो रही है और इससे लेकर अब कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। वैसे यूं तो इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन चुनावों से पहले इसके सियासी मायने जरूर निकाले जाएंगे। दूसरी तरफ ओवैसी भी यूपी में बिहार वाली कामयाबी दोहराने की कोशिश में जुटे हैं। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके और कोई मायने नहीं। राजनीति में औपचारिक, अनौपचारिक, शिष्टाचार वाली मुलाकातें कहने और सुनने के लिए होती हैं। कायदे की बात यह है कि यूपी में चुनावी गोलबंदी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से केजरीवाल के बड़े सिपहसालार की मुलाकात हुई है। आप सांसद संजय सिंह यकाएक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे तो यूपी में नए समीकरणों की सुगबुगाहट को मानो पर लग गए। हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके और कोई मायने नहीं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के खिलाफ चुनावी गठजोड़ वाले गुलदस्ते में आप भी साइकिल के साथ खड़ी दिखेगी? क्या पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को साथ लेने का मन बना लिया है? क्योंकि अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से गठजोड़ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तय किया है, हमारे नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि छोटे दलों से अगर गठबंधन होता है तो करेंगे, साथ चलेंगे। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। चाचा के साथ, उनके साथ कोई गठबंधन? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि जितने भी दल हैं, चाचा का भी दल है, उनके को भी साथ लेने का काम और उनकी सीट को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी का। यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी के फॉर्मूले से ही बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी की 217 वाली धमाकेदार जीत में छोटे दलों की भूमिका अहम थी। अब अखिलेश इसी फॉर्मूले के तहत यूपी विजय की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश की रणनीति बीजेपी भी समझ रही है और बहुजन समाज पार्टी भी। यही वजह है कि मायावती ने अखिलेश पर तंज करते हुए ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण
और खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं। इसलिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना सपा की महालाचारी नहीं है तो और क्या है। बीजेपी की राजनीतिक भाषा भी मायावती से मिल रही थी। डिप्टी सीएम और ओबीसी वोटरों के बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी बैटिंग सुनिए, देखिए और समझिए। नहीं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विरोधी पार्टी है, दलितों की विरोधी पार्टी है, पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, आगड़ों की विरोधी पार्टी है। ये किसी की सगी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों की उत्पत्ति जाति के आधार पर ही हुई है और वो वोटों को प्रभावित करती है। यही वजह है कि अभी से ही छोटे छोटे दलों को रिझाने, मनाने और अपने अपने खेमे में शामिल करने की दौड़ शुरू हो गई है। बहराइच से बलिया तक पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब एक नया समीकरण बैठा रहे हैं। इसमें उनके नए साथी हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी। 2022 के लिए हर पार्टी अपना समीकरण साध रही है, लिहाजा छोटे दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। वो भी जानते हैं कि बड़ी पार्टियों की जीत और हार में उनकी भूमिका कुछ कम नहीं होती। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही इनकी अहमियत और राजनीतिक कद अचानक बढ़ जाता है। तो इसी नाते हर मुलाकात के अपने मायने हैं और ये सियासी हलचल 100% चुनावी भी होने का इशारा करती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और बात उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड को 4 महीने में अपना 3रा मुख्यमंत्री मिल गया है, पुष्कर सिंह धामी। जी हां, राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके नाम पर शनिवार दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहर लग गई थी और ये बैठक देहरादून में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की मौजूदगी में हुई थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में किसी दूसरे नाम की चर्चा तक नहीं हुई, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के नाम को ही रखा गया और सबकी सहमति उस पर मिल गई। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के सभी नेता राजभवन पहुंचे, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज शपथ ग्रहण समारोह में वो राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा होने के बाद खटीमा में उनके घर पर जश्न का माहौल है। उनके परिवार और पड़ोसियों ने एक दूसरे को मिलकर मिठाई खिलाई, खुशी का इजहार किया। बता दें कि मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं पुष्कर धामी, बचपन वहीं पर बीता। पुष्कर खटीमा से ही इस बार दूसरी बार विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद पुष्कर धामी ने अपना पहला इंटरव्यू आज तक को दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं। सर, एक तो मुबारकबाद आपको इस आपके सिलेक्शन के लिए। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और साथ में प्रदेश नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सिपाही के बेटे को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर दिया है। मेरी पार्टी मेरी माँ है। जैसे एक हमको जन्म देने वाली माँ होती है, एक जहाँ हम जन्म लेते हैं वो जन्मस्थली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी भी मेरी माँ है।
उन्होंने मुझे हमेशा एक आंचल की छांव देने का काम किया है, मेरा विकास किया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने बिना पृष्ठभूमि के विधायक बनाया, बहुत सारे दायित्वों को दिया। तो आज पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में यहाँ पर काम करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं पूरे प्राणों प्रण से जो मेरी पार्टी की अपेक्षाएं, मेरी माँ की जो अपेक्षाएं हैं और जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जिस रेस में आज आप आगे बढ़ गए, जो बाजी मार गई, उस रेस में काफी लोग थे, तो आपको लगता है कि वो शायद निराश हो, आप सबको साथ लेके कैसे चलेंगे? देखिए, जितने भी लोग, चूंकि हमारे यहाँ पार्टी में सभी लोग, चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी भी करते हैं, सबको जो है आगे आने का अवसर भी होता है। लेकिन पार्टी देश काल परिस्थिति के हिसाब से फैसला करती है। और जो मेरे सीनियर लोग हैं वो सब, और जो लोग पार्टी में जो दावेदार थे, वो सारे के सारे बहुत काबिल हैं, वो मेरे से भी काबिल हैं। मैं उन सब के साथ मिलकर जो उत्तराखंड की जनता का हित है, हमारी पार्टी का जो काम है, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप एक युवा नेता के तौर पर आगे आए हैं, उभरे हैं, किन चीजों को आप प्राथमिकता देंगे? आपका रोड मैप क्या होगा इन 6 महीनों के लिए? देखिए, पिछली जो हमारी सरकार रही है उसने बहुत सारा रोड मैप बनाया है, और 4.5 साल तक सरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है। बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, उन कामों को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो 1 साल में 3 मुख्यमंत्री आए, आपको लगता है कि इससे भाजपा के इमेज और परसेप्शन पे एक फर्क पड़ा, जिस वजह से शायद 2022 में इलेक्शन लड़ते हुए फर्क पड़े ग्राउंड पर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, और उत्तराखंड से विशेषकर उनको अत्यधिक प्रेम है। और यहाँ पर 4 धाम के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला के प्रोजेक्ट बन रहे हैं हजारों करोड़ के। इसके साथ साथ कोरोना काल में इतना सारा काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम हो रहा है, हमारी बागेश्वर रेल लाइन का जो है सर्वे हो रहा है। तो ये सारे काम बहुत तेजी से जो है हो रहे हैं, और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है किसने काम किया है और किसने केवल तुष्टिकरण किया है। आप मानते हैं कि जो कोविड मैनेजमेंट हुआ है स्टेट का, वो सही से हुआ है? हाँ। कुंभ मेले के दौरान काफी सारी बातें हुई थी कि सुपर स्प्रेडर इवेंट है, फेक टेस्टिंग रैकेट सामने आया था। नहीं, उस पर तो सब कार्रवाई चली रही है, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। एक आखिरी सवाल, कल आप शपथ लेंगे, आपके साथ और भी मंत्री शपथ लेंगे? इस पर अभी हमारा होमवर्क चल रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, जो इस वक्त अपने समर्थकों से मिल रहे हैं यहाँ पर भाजपा कार्यालय में। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ पौलमी साहा, देहरादून, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।